हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बच्चे, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम बात कर रहे हैं आज नीट 2026 के बारे में। तो जैसे जैसे नीट 2026 पास आ रहा है, हमारे पास काफी कम टाइम बचा है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो सर, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो केमिस्ट्री सेक्शन है वो काफी वास्ट है। उसको भी 3 पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। तो हम किस तरीके से अपने हाई वेटेज टॉपिक पहले कवर करें, मतलब किस तरीके से हम अपना पूरा महीना प्लान करें, या फिर अब जितने भी डेज रह गए हैं उनको प्लान करें, ताकि हम नीट में अच्छा स्कोर कर पाए और फटाफट से एक बढ़िया कॉलेज हमारे पास आ जी, देखिए सबसे पहले तो आपको टॉपिक्स को डिवाइड करना है। पूरा जो चैप्टर है उसमें सब टॉपिक्स में देखिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस का पता होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज हम ऐसी पढ़ने लगते हैं जो सिलेबस की बाहर है, नहीं भाई वो काम नहीं करना है। जैसे कि बात करते हैं, पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल में काम कैसे करना है। देखो, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, नाम ही है उसका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वहां से सारे चैप्टर लिख दें। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है तो आपकी एक फाउंडेशन बन चुकी है। किसकी? आपकी इक्विलिब्रियम की बन चुकी है। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन उससे होंगे, सॉल्यूशन के क्वेश्चन उससे होंगे, रेडॉक्स के क्वेश्चन उससे होंगे, यानी कि बहुत सारे चैप्टर आपके उसी से बनेंगे। फिर देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स, थ्रू आउट फिजिकल केमिस्ट्री आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन यूज होने वाला है। तो यानी कि पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वो मोल कॉन्सेप्ट पे ही करना होगा। उसके बाद देखिए आपका जो चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे बोहर एटम से और क्वांटम नंबर से, इन दोनों दोनों टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाते हैं हर साल। इंटरचेंजेबली यहां से सवाल आते रहते हैं भाई। सवाल का नेचर थ्योरेटिकल होता है, मतलब थ्योरेटिकल भी होता है, जरूरी नहीं कि थ्योरेटिकल हो, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री होने के बावजूद इस चैप्टर से आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए आप थर्मोडायनेमिक्स, और इनफैक्ट सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स नहीं, एंड थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए इसमें थर्मोकेमिस्ट्री क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री बहुत वास्ट है। क्योंकि आप इसको आइसोलेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आप थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा सा उसमें पोर्शन यानी सेक्लूडेड या फिर एक्सक्लूडेड पोर्शन नहीं पढ़ सकते। आपको पूरा थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने एक चीज पूछी, दूसरी चीज आपने उसमें स्किप कर दी। जैसे कि इस बार यहां से एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से सवाल आया था, जो कि जनरली नहीं पढ़ते थे बच्चे, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री थ्रू आउट आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो सवाल क्वेश्चन को ये डिफिकल्ट बनाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री विल मेक द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट। आगे देखिए इक्विलिब्रियम की बात करें, केमिकल में आपको लीच टेम्परेचर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सवाल आएगा। और फिर आपका जो दूसरा पोर्शन आता है आयनिक। आयनिक, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों थर्मोकेमिस्ट्री आने के क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल उठा के देंगे। यानी कि 150 ज्यादातर बच्चे स्कोर कर लेंगे, लेकिन 150 जो 180 का फासला है वो ये टॉपिक डिसाइड करता है। फिर देखिए क्या, फिर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडॉक्स में, और एन फैक्टर। अब एन फैक्टर आप मेरी मेरी सलाह मानिए, एन फैक्टर आप यहीं पे कर लेना। आप बेसिक कंसेप्ट में ही एन फैक्टर करके चलेगा, बहुत सुखी रहोगे। देखिए फिर देखिए आप कंडक्टेंस चैप्टर में डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस पढ़ना। एक बिल्कुल आप उसको अलग सा चैप्टर, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ पढ़ोगे आपको लगेगा बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं भाई, अलग से करके पढ़िएगा। मोलर कंडक्टेंस और डाइल्यूशन बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, और 1 मार्क्स गारंटी है। यहां से 1 मार्क यहां से शॉर्ट आपका मिल जाएगा, और चैप्टर बहुत आसान है। फिर देखिए नर्स इक्वेशन से हर साल सवाल आ रहा है, नर्स इक्वेशन से हर साल लगातार सवाल आ रहा है। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, नर्स इक्वेशन फिर समझ में आ रही है, तो आपका काम हो गया। फिर देखिए सॉल्यूशन चैप्टर से, फिर से सॉल्यूशन चैप्टर की एनसीईआरटी सुपर इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं, किसकी? सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं, इसमें जो एग्जांपल्स हैं, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, सवाल वहीं से डिफिकल्ट आ जाएगा। आप सॉल्यूशन पूरा ए टू जेड पढ़ लेंगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कहां पे पॉजिटिव डेविएशन, कहां पे नेगेटिव डेविएशन, इतना छोटा सा सवाल बन जाता है। देन फाइनली केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे आसान चैप्टर है, और पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा सवाल भी केमिकल काइनेटिक्स से हैं। सोचिए कितना बेहतरीन है ये आपके लिए कि यहां से सबसे आसान भी आपको मिल रहा है, सबसे आसान भी यही है, और सबसे ज्यादा वेटेज भी केमिकल काइनेटिक्स का है। जिस बच्चे को फिजिकल स्किप करनी है, वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है, कोई मतलब नहीं है फिजिकल स्किप करने का, लेकिन जो बच्चे इसमें कुछ नहीं करना चाहते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स जरूर कर लें। आपके कम से कम 3 क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे ही बनेंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि आपको आई होप एक बिगर पिक्चर आपको मिल गई है
कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक कहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है, जैसे मैंने बताया थर्मोकेमिस्ट्री और आयनिक है, वरना छोटे छोटे पार्ट्स में आप हर चैप्टर को तोड़ ही सकते हैं। आइए मैम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो आपने फिजिकल को तो देख ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ। तो ऑर्गेनिक में आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक का जरूर याद करना है। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। तो पहले थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक देखते हैं, फिर वापस आएंगे ऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक में आपको क्या कंप्लीट करना है? सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रक्चर दिखता है, जैसा वो एग्जिस्ट करता है, करेगा कि नहीं करेगा, वो सब आपको केमिकल बॉन्डिंग समझाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए आपको क्या आनी चाहिए? आपको एलिमेंट की समझ होनी चाहिए, एटम्स मॉलिक्यूल की समझ होनी चाहिए, जो आपको कौन देगा? पीरियोडिसिटी चैप्टर देगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, आप पीरियोडिसिटी चैप्टर्स में से एक तो पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से याद रखेंगे, दूसरा आप क्या याद रखेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, और साथ में पीरियोडिक ट्रेंड्स। आपका कब साइज बढ़ रहा है, कब साइज घट रहा है, कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, वो सारे ट्रेंड आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से जाऊं तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम हमेशा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? आपको पूछेगा आइसोस्ट्रक्चरल कैसा है, आपका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, वो सारे टॉपिक आपके कहां कवर हो जाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा, डाइपोल मोमेंट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और हर बार एक सवाल देखने को ही मिल रहा है। इसका मतलब आपको ये 5 मिनट का टॉपिक कितने मार्क्स देके चला जा रहा है? 4 मार्क्स। और आपको पता है नीट में 4 मार्क्स मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज, या फिर एक प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्टली एमओटी, हर बार सवाल पूछा जाता है। किस्मत अच्छी हुई तो एक से ज्यादा सवाल आएगा, 2 सवाल भी आ जाएंगे, तो 8 मार्क्स तो यहीं पे बन जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है, आपको इसमें से बहुत लिमिटेड याद रखनी है चीजें। अगर आपके पास टाइम है, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ पढ़ो, लेकिन जो चीजें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा याद रखनी है या फिर बाद में जाके जिनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, वो क्या है? आपके पास 2 कंपाउंड्स है, KMnO4 एंड K2Cr2O7। इनकी रिएक्शन, इनका बिहेवियर, वो सब तो आप वैसे रिडॉक्स में पढ़ ही लेते हो कि कौन सा स्टेट कहाँ पे बदलेगा, कब एसिडिक मीडियम में बिहेव करेगा, कब बेसिक में, वो सब आप पढ़ लेते हो एन फैक्टर पढ़ते वक्त। लेकिन इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको और देखनी है, कलर देखने हैं, और भी सारी प्रॉपर्टीज देखनी है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। वो भी काफी वास्ट चैप्टर, बट आपको क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आता है? आइसोमेरिज्म आपका पूछा जाता है, वो चीज याद रखनी है। और लास्ट में CFT आपको बहुत तरीके से याद रखनी है। अब वापस आ जाओ, एक बारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है और आपको सब कुछ पता है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, कहाँ नहीं स्टेबल होगा। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कहाँ पर? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC जब पढ़ोगे। तो GOC में आपको सब कुछ पढ़ना है। ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप एक पोर्शन भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका बेस बनाता है। अगर आपने इसका एक पोर्शन भी स्किप किया तो आगे जाके आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो आपको GOC बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब देखो, आपको कंपाउंड पहचानने के लिए पहले उसका नाम पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका फ्रेंड उस कंपाउंड को कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और बोल रहे हो। इसीलिए आपको कॉमन नेम से ज्यादा किस पे ध्यान रखना है? IUPAC नॉमेनक्लेचर पे ध्यान रखना है। तो आप पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद GOC में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ सकते नहीं, आपको पढ़ना ही है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, आपके पास जितने भी रेजोनेंस वगैरह जो आपकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, वो सब पढ़ने। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, सारे इफेक्ट पढ़ लिए, उन इफेक्ट का एप्लीकेशन आपको कहां पर लगाना है? इंटरमीडिएट्स पे, कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, एसिडिक एंड बेसिक शेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने ये कर लिया तो ये आपको फिजिकल में भी हेल्प करेगा, ये आपको इनऑर्गेनिक में भी हेल्प करेगा, और ये आपको ऑर्गेनिक में भी हेल्प करेगा। ये ऐसा टॉपिक है जो हर तरफ से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा तो आप स्ट्रक्चरल कर सकते हो। स्टीरियो से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, स्टीरियो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक करेक्टर, हर बार एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन पूछा ही गया एक, और एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स मतलब रैंक में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे। आगे बढ़ते हैं। ओजोनोलिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 ही ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट हैं, एक बार एसिड, एक बार एल्डिहाइड और एक बार कीटोन। बस ये याद रख लो, सब कुछ हो जाएगा।
नेक्स्ट SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको अगर SN1 SN2 परफॉर्म करनी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको ये पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन जल्दी SN1 करेगा, कौन जल्दी SN2 करेगा, तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मेनली वो यही पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बता दो SN1 का किसमें ज्यादा है किसमें कम। ठीक है भाई, तो अगर आपके पास टाइम है, वेल एंड गुड, पूरा SN1 SN2 समझिए, लेकिन अगर आप बहुत ही टाइम के क्राइसिस में हैं, तब आप ये तो कम से कम सीख के जाना कि कौन सा जल्दी करता है, रेट ऑफ रिएक्शन सीख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेम रिएक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस बार भी आपने नीट 2025 का पेपर देखा होगा, तो 16-17 क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक के, जिसमें से 15 तो क्वेश्चन कहाँ के थे, 14-15 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी के उठ के आए थे। कहाँ से? नेम रिएक्शन से। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, जो रिएक्शन एनसीईआरटी ने दे दी एज इट इज वही जाके पेपर में पूछ लेगा, बोल देगा कि इसका रिएक्टेंट बता दो, इसका प्रोडक्ट बता दो, कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, बस इतना पूछ लेगा। तो नेम रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा ध्यान से रखनी है। अगर आपको नेम रिएक्शन याद नहीं रहती तो मैच द फॉलोइंग इसके अटेम्प्ट करो, आपको पक्का से नेम रिएक्शन याद हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आपके पास समरी तो हो ही गई है कि आपके पास कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चल फटाफट से देखते हैं आप कि कौन कौन से टॉपिक हमने इंपॉर्टेंट बात करी। आइए सर, एक बार बता दीजिए बच्चों को किस तरीके से अब आप ये प्लान कर सकते हैं इन चीजों को पढ़ने के लिए कि कब ऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए, कब फिजिकल और कब इनऑर्गेनिक। देखिए बेटा, आपको स्टार्ट तो फिजिकल से ही करना होगा। देखिए, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से डर भी लगता है या फिर नहीं भी लगता है, दोनों ही केस में आपको स्टार्ट करना है कहाँ से? फिजिकल से ही करना है। एक बार फिजिकल से क्या होता है, फिजिकल से आपका दिमाग का थोड़ा सा आईक्यू जो होता है वो एक लेवल पे पहुंचता है, वो आपको तैयार करता है बाकी के चैप्टर्स के लिए। फिर आप इनऑर्गेनिक के ऊपर जंप कर सकते हैं एंड फाइनली आपको ऑर्गेनिक ही करना होगा। क्यों? देखिए, ऑर्गेनिक एक स्टोरी की तरह है, आप उसको आधे में नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने द डे यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक, आपको वो छोड़ना नहीं है बिल्कुल डी डे तक। आपको एग्जाम के दिन तक ऑर्गेनिक हर रोज पढ़ के जाना है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आप फिजिकल से पहले अपना थोड़ा जो मेंटल लेवल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, अपना आईक्यू बढ़ाइए, फिर इनऑर्गेनिक में पुश कीजिए। लास्ट में ऑर्गेनिक उठाना, और ऑर्गेनिक ऐसा उठाना कि ऑर्गेनिक आपसे लास्ट दिन तक छूटे नहीं। क्योंकि फिजिकल का देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आज आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो 2 महीने बाद देखोगे तो याद रहेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में अगर आज पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाइएगा आप उसको, है ना। तो यही है मैम बेस्ट तरीका कि आप ऑर्गेनिक उठाइए लास्ट में और उसको लास्ट तक खींच के चलिए। ठीक है भाई, तो हमने आपको बता दिया, और टाइम टू टाइम हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया सीरीज भी लाते रहेंगे। हम तो यहाँ पर प्रेजेंट हैं ही, हम अपना 100% देते हैं आप लोगों को। बस हम भी चाहते हैं कि आप भी अपना 100% दीजिए और यहाँ से हमारे चैनल से एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा रैंक स्कोर कीजिए। ठीक है भाई, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू।